कैसे हैं प्रिय विद्यार्थियों? आशा करता हूं कि आप सभी सही होंगे। हमारी एक सभ्यता कंप्लीट हो चुकी है, कालीबंगा की सभ्यता। इस सभ्यता के पश्चात आज हमारा दूसरा टॉपिक चलेगा और वो सभ्यता रहेगी हमारे पास अगली सभ्यता आहड़ की सभ्यता। तो देखते हैं हम आज की सभ्यता आहड़ की सभ्यता को। हाँ, शेयर कर दीजिएगा जो विद्यार्थी नहीं जुड़ पाए हैं। आशा है कि आप लोग इसको शेयर कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, गुड इवनिंग। हाँ, जल्दी से शेयर कर दीजिए, जुड़ जाइए। यस, गुड इवनिंग। देखना, राजस्थान के जो इतिहास में हम पढ़ रहे थे, ये जो इतिहास था, मैं आपसे पहले भी बता रहा हूं कि ये संपूर्ण इतिहास हम पढ़ रहे हैं। और इस संपूर्ण इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो ये सभी प्रकार के कंपटीशन में हमारे पास होगा। जितने भी प्रकार के कंपटीशन हम देते हैं उन सब में राजस्थान का इतिहास आता है। और राजस्थान का इतिहास जब ये आता है तो हम उसकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। चलो शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। और आज की क्लास है आहड़ की सभ्यता। आहड़ की सभ्यता, आहड़ की सभ्यता। टॉपिक डाल लीजिएगा आप लोग, आहड़ की सभ्यता। हम सबसे पहले देखते हैं आहड़ है कहां। मतलब हम बात करते हैं स्थान की, बात करेंगे स्थान की। तो स्थान हमारा क्या है? स्थान आयड़ गांव, आहड़ या फिर आयड़ देखने को मिलेगा आपको गांव। और ये कहां है? उदयपुर, उदयपुर। स्थान देखो, आहड़ गांव, आयड़ नदी है हालांकि, लेकिन कई बार उसके आसपास के इलाके को आयड़ गांव के नाम से भी जान लिया जाता है। तो स्थान हमारे पास हो गया उदयपुर। अब अगर हम बात करते हैं नदी की, कि सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, तो देखो हमने देखा हर सभ्यता किसी न किसी नदी के किनारे स्थित थी। हर सभ्यता किसी न किसी नदी के किनारे स्थित थी। तो यहां पर एक नदी है, इस नदी का नाम है आयड़, जो कि मैंने यहां गांव भी लिखा है। यहां आहड़ गांव भी आपको मिल जाता है। कई बार कई बुक्स में आपको आयड़ भी लिखा मिलेगा, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। नदी है आयड़ नदी। और इस नदी को हम एक नाम और देते हैं, उसका नाम है बेड़च नदी। बेड़च नदी, क्या नाम देते हैं? बेड़च नदी। नदी हमारे पास होगी आयड़ नदी। हाँ, इसको उतार लीजिएगा, इसको उतार लो आप लोग। चलें बात करते हैं। गांव हो गया हमारे पास, नदी हो गई। अब हम इसकी खोज की बात करते हैं। खोज, तो ध्यान देना, ये पूरा का पूरा कार्य, ये संपूर्ण कार्य अगर हमारा खोज का चलता है तो सबसे पहले 1953 में एक व्यक्ति थे, अक्षय कीर्ति व्यास। क्या नाम है? अक्षय कीर्ति व्यास। इन्होंने इस स्थान की खोज की। और इस खोज के पश्चात अगर हम बात करते हैं तो इसका उत्खनन कार्य अगर देखते हैं हम लोग तो 1956 में, मतलब खुदाई कार्य देखेंगे इसका, खुदाई कार्य। यह खुदाई कार्य हुआ 1956 में। और इतने बड़े विस्तार क्षेत्र पर यह खुदाई कार्य किया गया। इसमें हमारे पास जो सहयोग प्रदान किया वो थे रत्नचंद्र अग्रवाल। कौन थे? रत्नचंद्र अग्रवाल। इन्होंने यहां पर खुदाई कार्य किया। और इन्हीं के साथ एक और थे हमारे पास खुदाई कार्य में, एचडी सांकलिया। एचडी सांकलिया,
इनका पूरा नाम है हसमुख धीरजलाल सांकलिया। हसमुख धीरजलाल सांकलिया, ये इनका पूरा नाम है। और इन्होंने खुदाई कार्य 1961 में इन्होंने ये खुदाई कार्य किया। तो हमारे पास आहड़ की सभ्यता से संबंधित क्या क्या जानकारी आ गई? हमारे पास स्थान की जानकारी आ गई कि स्थान कौन सा है। देखना आहड़ गांव, अगर आप यहां आयड से कंफ्यूज हो रहे हो तो आप कोई दिक्कत नहीं, इसको मिटा सकते हैं अपन। ये लो, यहां कंफ्यूजन नहीं होना है। आहड़ गांव है और ये आहड़ गांव हमारे पास उदयपुर में है। नदी का नाम आयड नदी, और इसको आप क्या बोलते हो? बेडस नदी भी इसको बोलते हो। देखना, जो उदय सागर झील है, ये हमारी उदय सागर झील है। इस उदय सागर झील में जो नदी आकर मिलती है वो है आयड़। कौन सी है? आयड़। और यहां से जो नदी निकलती है उस नदी का नाम है बेडच। क्या नाम है? बेडच। तो कई बार ये दे दिया जाता है, इस आयड़ के स्थान पर नाम दे दिया जाता है बेडच। तो हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चले, ये हमारे पास आहड़ की सभ्यता का थोड़ा सा परिचय हो गया। स्थान अगर आपसे पूछा जाता है तो जवाब आपके पास होना चाहिए। अगर नदी पूछी जाती है तो नदी हमारे पास कौन सी है? आयड नदी, या फिर ये ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो आपको मिलेगा बेडस नदी। टेंशन नहीं लेना है। खोज, अधिकांश सन नहीं पूछे जाते हैं तो कत्ते टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इतिहास के अंदर सन बहुत यदा कदा कभी पूछे भी नहीं गए हैं। हालांकि खोजकर्ता और खुदाई करता भी ये नहीं पूछे जाते हैं। बस आपको दो चीजें याद रखनी है, ये भी अधिकांश नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने लिख रहा हूं। इतना सा याद रखना, ये आयड नदी ही बेडस नदी है। उदय सागर झील में गिरने के बाद इसका नाम क्या हो गया? बेडच हो गया। और इस नदी के किनारे जो सभ्यता है हमारे पास, उस सभ्यता का नाम है आहड़ की सभ्यता। अब देखना, यहां से हम विशेषताएं देखेंगे और विशेषताओं से बहुत क्वेश्चन हमारे बनते हैं। तो हम देखते हैं कौन कौन सी विशेषताएं हमारे पास यहां बनती है। जी सर, बहुत बढ़िया। एक मिनट में इसको शाबाश, सब जुड़ जाइए। जय जय श्री राम, बहुत बढ़िया। हेलो, गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, मुझे दिख पा रहे हैं। गुड इवनिंग सर, बहुत अच्छा। आप सभी इसको शेयर कर दीजिएगा। आज थोड़ा सा सर की क्लास शेड्यूल नहीं हो पाई थी, इसलिए थोड़ा सा इसको भी शेड्यूल करने में टाइम लग गया, इसलिए आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई होगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। चले, हम पढ़ रहे थे आहड़। क्या पढ़ रहे थे? आहड़। और आहड़ में हम जो पढ़ रहे हैं, अब पढ़ेंगे विशेषताएं। क्या पढ़ेंगे? विशेषताएं, कि हमें यहां पर कौन कौन सी चीजें ऐसी मिली है जो विशेष रही है, उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। देखो, सबसे बड़ी विशेषता तो ये आहड़ की सभ्यता की अगर हम देखते हैं तो इसकी प्राचीनता से देखें। हम प्राचीनता से क्या देखें? ये सभ्यता, ये जो सभ्यता है आहड़ की, आज से 4000 वर्ष प्राचीन है। वर्ष प्राचीन है, प्राचीन है। तो देखो, मैंने आपको टाइमलाइन सिखाई थी एक दिन। अगर ये पूछा जाए कि आप तो ये बताइए कि वर्तमान में कितने साल पुरानी है, तो देखो मैं टाइमलाइन दोबारा आपको बता रहा हूं। मैंने टाइमलाइन से कहा है कि वर्ष प्राचीन है। ये हमारे पास टाइमलाइन है, ये हमारा 0 है, ये वर्तमान में 2022 चल रहा है ईस्वी, और ये बोल रहा है कि आज से, ये मैं आज यहां आके खड़ा होता हूं 2022 में, बोल रहा है 4000 वर्ष प्राचीन है। मतलब 2000 तो ये यहां का हो गया और 2000 और यहां का हो गया। तो ये हमारे पास, ये 2000 इधर लिख दिया मैंने, तो ये जो 2000 होगा ये होगा बीसी का,
और ये आपने लिख ही रखा है, ये किसका है, ये एडी का है आपके सामने। तो ध्यान देना, इन टोटल इनके मध्य कितना अंतर हो गया, 4000 वर्षों का अंतर हो गया। कितना अंतर हो गया, 4000 वर्षों का इनके मध्य अंतर हो गया। तो हमने कहा कि यह सभ्यता आज से 4000 वर्ष प्राचीन है। तो आप ये कह सकते हो ना कि साहब ये लगभग 2000 बीसी की सभ्यता है। कब की, लगभग 2000 बीसी की। तो मैं यहां लिख सकता हूं बिल्कुल 2000 बीसी की सभ्यता। ये कौन सी सभ्यता है, आहड़ की सभ्यता, आहड़ की सभ्यता। अब बात करते हैं हम आगे, यहां से हमें क्या क्या चीजें मिलती है और कैसे ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी ये सभ्यता। देखो, अगर हम इस सभ्यता की बात करें तो जो आहड़ नदी है वो बनास नदी के परास क्षेत्र के अंतर्गत आती है। जैसे अगर ये बनास नदी है, ये हमारे पास बनास नदी है, तो उसकी जो वितरकाएं हैं, आसपास की जो नदियों का पानी आ रहा है, ये इसका परास क्षेत्र हो गया, कैचमेंट एरिया, क्या बोलेंगे इसको, परास क्षेत्र। और इस परास क्षेत्र के कारण इसको बनास संस्कृति की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, बनास संस्कृति या बनास सभ्यता भी इसको कह सकते हैं अपन। तो लिख लीजिएगा, मैं ही लिख देता हूं, आप डायरेक्ट फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो, इस सभ्यता को बनास सभ्यता, बनास सभ्यता, बनास नदी है भाई, बनास सभ्यता या बनास संस्कृति की सभ्यता, बनास संस्कृति की सभ्यता, बनास संस्कृति की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान देना, के नाम से भी जाना जाता है। लिख देता हूं पूरा, के नाम से भी जाना जाता है, जाना जाता है। आप ऐसे कैसे नोट्स बना सकते हैं जैसे मैं लिख रहा हूं। तो हमारे पास दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया, इसको हमने क्या कहा, बनास सभ्यता या बनास संस्कृति की सभ्यता भी हमने इसको कहा है। किस सभ्यता को, ये हमारे पास कौन सी सभ्यता है, आहड़ की सभ्यता। हम क्या पढ़ रहे हैं, आहड़ की सभ्यता। तो देख लो, आहड़ की सभ्यता को, हाँ दिख रहा है सबको, हाँ, इस आहड़ की सभ्यता को हम बनास संस्कृति या बनास सभ्यता के नाम से भी बिल्कुल जान सकते हैं। अब देखना, यहां पर क्या हुआ, एक शिलालेख मिला। क्या मिला, एक पत्थर पे एक कुछ लेख लिखा हुआ था, और ये लगभग जो शिलालेख था ये 10वीं या 11वीं शताब्दी का शिलालेख था। और देखो, शिलालेख में सबसे बड़ी चीज है कि जो शिलालेख होते हैं ये हमें जहां मिलते हैं, ये शिलालेख हमें जहां मिलते हैं, हम उस स्थान के आधार पर इनका नाम रख देते हैं। तो हमने इस शिलालेख का नाम क्या रखा, हमने शिलालेख का नाम रखा है आहड़ शिलालेख। तो आहड़ शिलालेख को जब हम पढ़ते हैं, जब उसको देखते हैं, तो इस सभ्यता का जो नाम हमें मिलता है, तो उस शिलालेख में इसको आघाटपुर या आघाग्रपुर कहा है। क्या कहा है, आघाटपुर या आघाग्रपुर की सभ्यता के नाम से जाना गया है। कौन से, 10वीं सदी या 11वीं सदी के शिलालेख में। तो हम इसको लिखेंगे 10वीं सदी। देखो, ये नहीं मिले तो 11वीं मिलेगा, 10वीं सदी 11वीं सदी के आहड़ शिलालेख के अनुसार, आहड़ शिलालेख के अनुसार, शिलालेख के अनुसार इस सभ्यता को, इस सभ्यता को मतलब आहड़ सभ्यता को, आहड़ सभ्यता को, सभ्यता को आघाटपुर, आघाटपुर
या फिर नाम आएगा आघाग्र, आघाग्रपुर की सभ्यता भी कहा जाता है, कि सभ्यता भी कहा जाता है। देखना ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हो गया आपका। तो हमारे पास ये क्वेश्चन आ चुका है। 10वीं सदी हमने इसको कहा, उसके बाद नाम क्या आया, आघाटपुर या आघाग्रपुर की सभ्यता। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि आप तो ये बताइए कि मध्यकाल में इस सभ्यता को किस नाम से जाना जाता था, तो देखो मध्यकाल का मतलब क्या हो गया, मध्यकाल का मतलब हो गया 10वीं और 11वीं शताब्दी, 10वीं 11वीं शताब्दी के शिलालेख में। तो हम इसको क्या बोलते हैं, मध्य काल में। मध्य काल में अगर एक क्वेश्चन आ जाए तो इसका मतलब 10वीं और 11वीं सदी, यहां पे शब्द लिखा है सदी, 10वीं 11वीं सदी के एक मिनट, 10वीं 11वीं सदी के आहड़ शिलालेख, कौन सा, आहड़ शिलालेख के अनुसार आहड़ सभ्यता को आघाटपुर या आघाग्रपुर की सभ्यता भी कहा जाता है। तो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन रहे हैं। पहला है बनास सभ्यता या बनास संस्कृति किस सभ्यता को कहा जाता है, तो हमारा आंसर होगा आहड़ की सभ्यता को। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास ये बनता है कि भैया आहड़ शिलालेख के अनुसार, आहड़ शिलालेख के अनुसार इस सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है, तो इस सभ्यता को आघाटपुर या आघाग्रपुर की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चले आगे बढ़ते हैं। देखना अब 3 चीजें हमारे सामने आती है। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो प्राचीन काल में इस सभ्यता को किस नाम से जाना जाता था, एक क्वेश्चन ये हो सकता है। फिर क्वेश्चन आ सकता है कि आप तो ये बताइए कि मध्य काल में इस सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है। फिर क्वेश्चन आता है कि आप तो ये बताइए कि वर्तमान में इस सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है। 3 क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं छोटे छोटे। हम किस सभ्यता की बात कर रहे हैं, आहड़ सभ्यता की, आहड़ सभ्यता की बात कर रहे हैं। यह सिविलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो प्राचीन काल में देखो यहां प्रचुर मात्रा में तांबा मिला, इसलिए हमने क्या कहा, इसको कहा ताम्र नगरी। क्या कहा, ताम्र नगरी या तांबवती। क्या बोलेंगे, तांबवती हमने इस सभ्यता को कहा। कब, प्राचीन काल में सभ्यता को ताम्र नगरी या तांबवती के नाम से जाना जाता था। क्यों जाना जाता था, क्योंकि यहां प्रचुर मात्रा में, वेरी गुड, उदयपुर व्हाइट सिटी, हां, प्रचुर मात्रा में हमें तांबा मिला। क्या मिला, प्रचुर मात्रा में तांबा, प्रचुर मात्रा में हमें यहां से क्या मिल रहा है, तांबा मिल रहा है। तो हमने इसको कह दिया, नाम दे दिया कि भैया इसको प्राचीन काल में ताम्रवती या तांबवती के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको बता रखा है मध्यकाल में किस नाम से जानते थे, अभी आपको लिखाया था मैंने, और वो नाम था आघाटपुर, आघाटपुर और आघाग्रपुर, आघाग्रपुर। ये 2 नाम हमें यहां मिल गए। ये आपका देखो, मैं बिल्कुल नॉर्थ फॉर्म में बना रहा हूं आपको, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल आप एज इट इज ऐसा का ऐसा उतार सकते हो, ऐसा कैसा छाप सकते हो अपनी किताबों में, अपनी कॉपियों में, सॉरी। तो आपको कत्ते टेंशन नहीं लेनी, पूरी टेंशन मैंने, मेरी जिम्मेदारी है आपकी, मान लीजिएगा। और मैंने आपसे पहले दिन कहा था कि मैं 80% मेहनत करूंगा, तुम 20% कर लेना। जितना मैं आपको बताऊं उतना आप याद कर लेना, बस इतना ही काफी है। बस नवल किशोर सर
हाँ, आप कहां से हो? सर मैं कोटा से हूं सर। ओके, थैंक यू। चलें, अब आता है हमारे पास वर्तमान। हमारे पास क्या आता है? वर्तमान आता है। तो वर्तमान में देखो, इसको आहड़ भी बोलते हैं, लेकिन एक नाम और मिलेगा आपको, धूलकोट। स्थानीय लोग इसको धूलकोट के नाम से भी जानते थे। स्थानीय लोग क्या जान रहे हैं? धूलकोट। कौन कह रहा है इनको? स्थानीय लोग। स्थानीय लोग किसे कहेंगे भाई? जो वहां रहता है, जो वहां स्थान विशेष में रहते हैं, तो स्थानीय लोग इसको क्या बोलते हैं? धूलकोट की सभ्यता के नाम से भी इसको पुकारते हैं। तो तीन नाम इस सभ्यता के देखने को मिलेंगे। ताम्र नगरी हो गया, ताम्बवती हो गया, आघाटपुर हो गया, आघाग्रपुर कह सकते हो। वर्तमान में इसको धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है, और आहड़ के नाम से तो आप सभी इसको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तीन क्वेश्चन आपके यहां बनते हैं। कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मध्यकाल लगा के पूछा जाए, और मध्यकाल का मतलब आपको पता है ही सही, कौन सा? 10वीं और 11वीं सदी का कौन सा शिलालेख? आहड़ शिलालेख। आहड़ शिलालेख। तो इस आहड़ शिलालेख के अनुसार हमने इसको क्या कह दिया? आघाटपुर और आघाग्रपुर। आप इसका ऐसा कैसा है, एज इट इज स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में अपनी कॉपी में उतार लें। चलें आगे बढ़ते हैं विशेषताओं में। सभ्यता हमारी वही चल रही है, मैं हर पेज पे लिख रहा हूं, टेंशन कतई नहीं लेनी है। आहड़ की सभ्यता, और आहड़ की सभ्यता में हमारी चल रही है विशेषताएं। क्या पढ़ रहे हैं हम? विशेषताएं आहड़ की सभ्यता में हम पढ़ रहे हैं। तो देखना, यहां जब हम देखते हैं इस सभ्यता के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं, तो हमें वो सभी चीजें यहां से प्राप्त होती है जो हर सभ्यता में मिलती है। हर सभ्यता में जो चीजें मिली हमें यहां से मिली, लेकिन कुछ विशेष थी, इसीलिए हम उनको लिखने का प्रयास करते हैं। सबसे बड़ी विशेषता यहां से हमें क्या मिलती है? एक तो मैंने आपको बता दिया कि प्रचुर मात्रा में तांबा मिला है, तो हमने इसको क्या कहा? ताम्र नगरी या ताम्बवती कहा। तो अच्छा, एक क्वेश्चन में आपसे पूछा जाना चाहता हूं कि क्या आहड़ में तांबा निकलता था क्या? तांबा जो प्रोडक्शन था आहड़ में होता था क्या? तो ध्यान देना, आहड़ में किसी भी प्रकार के तांबा उत्पादन के साक्ष्य में नहीं मिलते हैं। तांबा मिला है, ये लोग तांबा आयात करते थे। देखो, उस जमाने में आयात निर्यात होता था, और मैंने आपको बताया, कल ही बताया था कि ये लोग आयात निर्यात करते थे। और हमें एक मोहर भी मिली थी बेलनाकार, जो हमने कहा था मेसोपोटामिया की सभ्यता की है। और अगर मेसोपोटामिया की सभ्यता की है, तो इसका मतलब ये मेसोपोटामिया से संबंध रखते थे। तो ध्यान देना, ये लोग आयात करते थे तांबा। और हमारे यहां खेतड़ी जो झुंझुनू है, इस खेतड़ी झुंझुनू से ये तांबा आयात करते थे। यहां ताम्र औजार मिले हैं, यहां ताम्र औजार मिले हैं, तांबे के आभूषण मिले हैं, लेकिन बहुत ज्यादा संख्या में मिलने के कारण हमने इसको क्या कह दिया? ताम्र नगरी या ताम्बवती के नाम से हमने इसको पहचान लिया। बिल्कुल, बुरी सिंह जी बोल रहे हैं आघाटपुर, बहुत बढ़िया। हाँ नवल जी, आपको बता दिया मैंने। चलें, तो आपको याद रखना है कि भाई यहां की सभ्यता से हमें क्या नहीं मिला? यहां की सभ्यता से हमें इनकी मतलब जहां से निकाला जाता था उसके प्रमाण नहीं है, लेकिन तांबे के प्रमाण मिल रहे हैं। अब बात करते हैं इसमें अगले पॉइंट की। देखो, ये जो सभ्यता थी, यहां हमें एक विशेष चीज मिली है, और वो मिली है अन्न भंडारण की। हमें क्या मिली है? अन्न भंडारण।
देखो, अन्न भंडारण हमेशा सब लोग करते हैं, आज भी हम करते हैं अन्न भंडारण। अन्न भंडारण क्यों करते हैं हम? भविष्य के लिए, कि हो सकता है कोई आपदा आ जाए, तुरंत हमें खाना नहीं मिल पाए, तो आज भी हमारे घरों में अन्न का भंडारण किया जाता है। अब तो खैर मॉडर्न संस्कृति हो गई है, सब रेडीमेड आटा लेकर आ जाते हैं, लेकिन गांव में अगर आप लोग जानते हो, और अधिकांश जो बच्चे गांव से जुड़े हुए हैं वह अच्छी तरीके से जानते हैं। हाँ, तलवार से बोल रहे हैं, वेरी गुड मनीष जी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज भी गांव के अंदर अन्न भंडारण होता है। और अन्न भंडारण देखना, प्राचीन काल में यहां गांवों के अंदर एक कोठियां होती थी। कोठियां ये मिट्टी की बनी होती थी, ऊपर से अन्न डालने का एक सिस्टम होता था, एक ढक्कन लगा रहता था, गोल सा ढक्कन उसके ऊपर लगा देते थे, और यहां नीचे से उस गेहूं को निकालने की जगह होती थी जिसमें कपड़ा वपड़ा लगा दिया जाता था। और ये मिट्टी की बनी होती थी। किसकी बनी होती थी? मिट्टी की। ये गांव में अगर आप लोगों ने देखा होगा तो ये जरूर आपको आज भी मिल सकती है अगर देखा जाए तो प्राचीन काल में भी अन्न भंडारण करते थे। और यहां से हमें क्या मिला, जो अन्न भंडारण है ये जमीन के ऊपर भी कोठियां बनाई गई थी। इसको कोठी कह सकते हैं, मिट्टी की कोठी, मिट्टी की कोठी कह सकते हैं। तो ये मिट्टी की कोठी जमीन के नीचे, और कभी कभार इन्होंने ये जमीन के नीचे भी एक खड्डा बनाकर ये लोग अन्न का भंडारण कर दिया करते थे। तो ध्यान देना, यहां अन्न भंडारण की दोनों विधियां मिली। और जो अन्न भंडारण था यहां जिसमें किया जाता था उसको हमने एक नाम दिया, कोठे व गोरे। क्या नाम दिया? कोठे व गोरे। तो हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि किस सभ्यता से हमें कोठे और गोरे प्राप्त हुए? तो हमारा आंसर होगा आहड़ की सभ्यता। ये मैं सही लिख देता हूं, थोड़ा सा कट रहा है। अन्न भंडारण, अन्न भंडारण, तो ये बड़ी विशेषता यहां से मिली। अन्न भंडारण के लिए हमें यहां से कोठे और गोरे का प्रयोग करते थे। मिट्टी के बने हुए थे। किसके बने थे? मिट्टी के। और जमीन के नीचे जो थे गोरे थे, और ऊपर कोठियां थी। आज भी मिलता है। आज हमारे गांव में अन्न भंडारण होता है तो अन्न भंडारण हम कभी कभार मिट्टी से बना देते हैं, या ड्रम होते हैं, ड्रम के अंदर रख देते हैं, या बोरियां होती है, बोरियों के अंदर रख देते हैं। हाड़ौती क्षेत्र की अगर बात करें तो घर घर में आपको मिल जाएंगे ड्रम, जो आजकल उसके लोहे के ड्रम है, उनमें अन्न भंडारण हो रहा है। बड़ी सी कोठियां बना लेते हैं गांव के अंदर, और उसमें हम खाने के गेहूं रख देते हैं, बाकी बोरियों में भरा रहता है। देखो, पहले तो क्या जीवन यापन के लिए गेहूं होता था, लेकिन अब आजकल क्या हो गया? आजकल ये व्यापारिक फसल के अंतर्गत आता है। इसलिए जितना खाना होता है उसको हम साफ करके अन्न भंडार के रूप में उसको रख लेते हैं और उसी से अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये लोग भी ऐसा करते थे। इसको स्क्रीनशॉट ले लें। चलो, अब देखना, हमने अन्न भंडारण की बात कर ली। भंडारण क्यों करते हैं? ताकि हमें भविष्य का पता है कि हम जिंदा रहेंगे। देखो कितने आशावादी हैं ये लोग, कितने मतलब एक विश्वास, एक आशा। देखिए, एक बच्चे के समान आशा नजर आती है। अगर किसी बच्चे को आप ऊपर खड़ा करना, छोटा सा बच्चा है, देखो ज्यादा कुछ नहीं समझता, 1-2 साल 3 साल का, और उस बच्चे की तरफ यूं करना आप, वो बच्चा कूद जाएगा ऊपर से, क्योंकि उसको पता है कि ये हाथ मुझे गिरने नहीं देंगे। तो उस बच्चे का विश्वास देखिए, कितना मासूम विश्वास है, वो नहीं डरता। लेकिन किसी बड़े व्यक्ति को कहना, ले भाई आजा, पकड़ लूंगा तुझे, नहीं नहीं तू छोड़ देगा, आप मुझे गिरा दोगे, 50 बातें करेगा। तो विश्वास की अगर बात करें तो उस बच्चे से विश्वास को सीखा जा सकता है किसी भी तरीके से। देखना, मुझे एक वाकया याद आ रहा है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक छोटी सी बच्ची, 8-10 साल की बच्ची, अपने पिता के साथ कहीं जा रही थी। बरसात के दिन थे, पास से कोई नाला गुजर रहा था, उसमें पानी बह रहा था। तो देखो, छोटे बच्चों की आदत होती है, हम हमारी उंगली करते हैं और बच्चे उस उंगली को पकड़ लेते हैं।
ये होता है बिल्कुल। और उस उंगली को पकड़ने के पश्चात बच्चा कभी सीधा नहीं देखता, वो इधर देखता देखता जाता रहता है। उसको पता है कि भाई सीधा मार्गदर्शन मेरे पिताजी, मेरी मम्मी, मेरी बहन, मेरे ताई जी, ताऊ जी जो भी मेरे को उंगली पकड़ के ले जा रहे हैं, ये आगे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो पीछे इधर देखता हुआ चलता रहता, उसको कोई टेंशन नहीं होती। तो जब आगे नाला आया तो उस बच्चे ने अपने पिताजी से कहा कि पापा अब आप मेरी उंगली पकड़ लीजिए, अभी तक मैंने आपकी उंगली पकड़ ली, अब देखो बात बराबर है। बात कैसे बराबर है? पहले उंगली थी पापा की, बच्ची ने पकड़ रखी है, सिंपल सी चीज। अब मामला क्या आया, बेटी बोल रही है कि पिताजी आप मेरी उंगली को पकड़ लीजिए। पिताजी बड़े आश्चर्य कि बेटा ये क्या बात हुई, इससे क्या होगा? तो सबसे बड़ी चीज ये आती है, बेटी क्या बोलती है कि पिताजी मुझे पता है अगर कोई संकट आता है और मैंने अगर आपकी उंगली पकड़ रखी है तो मैं उसको कभी भी छोड़ दूंगी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है आप पर कितनी भी विपदा आ जाए, कैसी भी समस्या आ जाए, पर आप मेरी उंगली को कभी नहीं छोड़ोगे। तो उस बच्ची के द्वारा इतना बड़ा मैसेज दिया गया, बहुत अच्छा लगा। चलें आगे बढ़ते हैं। तो ये है विश्वास। तो इन लोगों को भी तो विश्वास था ना कि यार हम जिंदा रहेंगे, इसलिए हम क्या कर लेते हैं, अन्न भंडारण कर लेते हैं। आज भी तो हमें विश्वास है, हम अगले दिन की तैयारी करते हैं कि यार अगले दिन क्या होगा, नेक्स्ट डे क्या होगा, हम कमाते हैं, सब हम भंडारण करते रहते हैं, लेकिन वह किसी के कोई काम नहीं आता। चलें आगे बढ़ते हैं। देखना, जब यहां खुदाई कार्य चल रहा था तब यहां से हमें चूल्हे मिले, चूल्हे मिले। तो ये जो चूल्हे थे यहां से जो मिले हमें, इनमें क्या विशेषता है भैया, ये क्या है? इनमें विशेषता ये है कि हमें चलो एक दो मिल गया, एक मिल गया, दो मिल गया तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मिल गया तो मिल गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमें एक ही स्थान पर 6 चूल्हे मिलते हैं। 6 चूल्हों के प्रमाण हमें एक ही स्थान से मिलते हैं, 6 के 6 चूल्हे। अब इनमें क्या विशेषता है? इनमें यह विशेषता है, यस वेरी गुड, इनमें यह विशेषता है कि ये जो 6 चूल्हे हैं इस बात का प्रमाण दे रहे हैं कि संभवतः यहां परिवार सामूहिक होंगे, यहां संयुक्त परिवार प्रथा रही होगी, इस बात का प्रमाण है। किस बात का? संयुक्त परिवार प्रथा, परिवार प्रथा। तो संयुक्त परिवार प्रथा की अगर बात करें तो हमें यहां की सभ्यता से देखने को मिलती है। कहां की सभ्यता? आहड़ की सभ्यता। और प्रमाण करने वाले कौन है? 6 चूल्हे। ये हमें इस बात का प्रमाण दे रहे हैं कि यहां से हमें इस प्रकार की व्यवस्था देखने को मिलती है। स्क्रीनशॉट ले लें। चले आगे बढ़ते हैं। देखना, आहड़ की सभ्यता से हमें एक और सबसे बड़ी चीज मिली। ये लोग भी पूजा करते थे, ये लोग भी पूजा करते थे। तो देखो, हमें पूजा के स्पष्ट प्रमाण तो नहीं मिले हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें मिली है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि शायद ऐसा हुआ होगा, शायद ऐसा हुआ होगा। तो देखना, हमें यहां से कुछ धूप दानियां, हमें यहां से कुछ दीपक के प्रमाण, दीपक, धूपदानी बोल दो या दीपक के प्रमाण मिले, जो एक अलग से शैली में देखने को मिला। इनकी एक शैली थी बनासियन शैली, बनासियन शैली, बनासियन शैली। कई जगह तो आपको यह नाम मिल जाएगा, लेकिन बनासियन शैली
अगर होगी तो डेफिनेटली बनास के आसपास की आहड़ की होगी, आहड़ की ही होगी। इसमें डिफरेंस क्या हुआ? इसमें डिफरेंस सबसे बड़ी चीज ये आई कि कुछ धूपदानियां, इनमें से कुछ धूपदानियां, पूरी नहीं, कुछ धूपदानियां हमें ईरानियन शैली की मिलती है, ईरानियन शैली की मिलती है हमें यहां पर। तो देखो, ईरानियन शैली की अगर धूपदानियां मिलती है कुछ, तो हम ये पता करते हैं या ये हम ज्ञात कर सकते हैं कि संभवतया इनका संबंध ईरान से रहा होगा, ईरान से इनका संबंध रहा होगा, ये हम यहां से समझ सकते हैं। और मैंने आपसे कहा है कि ये लोग विदेशी व्यापार भी करते थे, विदेशी व्यापार बहुत उन्नत हुआ करता था यहां पर। तो डेफिनेटली अगर यहां ईरानियन शैली की धूपदानियां मिल रही है, दीपक मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली इनका संबंध किससे रहा होगा? ईरानियों से रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां से हमें देखना एक और चीजें मिली है। यहां से हमें 6 तांबे की मुद्राएं मिली, तांबे की मुद्राएं मिली। और तांबे की मिली तो ज्यादा हमें टेंशन लेने की कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि तांबा तो यहां सर्वदा पाया जाता था, चारों तरफ से यह देखने को मिला। प्लस इनके साथ 3 मोहरें और थी, 3 मोहरें और थी जो सैलखड़ी मिट्टी से निर्मित थी। कौन सी मिट्टी से? सैलखड़ी मिट्टी से निर्मित मोहरें हैं। और मैंने आपको कहा था कि जो मोहरें होती थी वह ट्रेडमार्क का काम करती थी। किसका काम करती थी? ट्रेडमार्क का। ट्रेड मार्क का काम करती थी, व्यापारिक चिन्ह का काम करती थी, व्यापारिक चिन्ह। क्योंकि हमने इन मुद्राओं के आधार पर ही तो पता किया कि हमारे संबंध किनसे थे, हमारे संबंध किनसे थे, इसके आधार पर ही हमने पता किया है। तो देखना इनमें क्या हुआ, जो मुद्रा थी, इस मुद्रा में एक और त्रिशूल का चित्र अंकित था। किसका? त्रिशूल का चित्र अंकित है, चित्र अंकित है। आप सभी जानते हो त्रिशूल शिव आराधना के बारे में बता सकता है आपको। हम कुछ चीजों को लेकर यह पता कर सकते हैं कि किस देवता की रही होगी। अगर मेरे हाथ में मोर पंख है तो आप अच्छे तरीके से कह सकते हो कि संभवतया कृष्ण, ये नाम ले सकते हो कृष्ण का। मेरे हाथ में यदि हल है तो आप बलराम का नाम निसंकोच ले सकते हैं। लेकिन यहां से हमें त्रिशूल मिला तो यह हमारे भोले बाबा का प्रतीक चिन्ह है। दूसरी तरफ, एक तरफ त्रिशूल का अंकन था तो दूसरी तरफ यूनानी देवता अपोलो का चित्र मिला। यूनानी देवता अपोलो का चित्र देखने को मिल रहा है उस मुद्रा पर, जो हमें मुद्राएं यहां से प्राप्त हुई। तो हमने कहा कि देखो मुद्राएं सब जगह से मिल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरी सभ्यता में मिली है, लेकिन उसमें विशेष क्या है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। तो हमें विशेष क्या नजर आया? यहां त्रिशूल का चित्र और यूनानी देवता अपोलो का चित्र मिलता है। तो आप कह सकते हो ना, इनके संबंध यूनान से भी रहे होंगे। देखो मुद्रा मिली है तो संबंध क्या बताता है कि यूनान से संबंध रहे होंगे, यूनान से संबंध, क्योंकि बिना संबंध के मुद्रा यहां नहीं आ सकती है। यस, स्क्रीनशॉट ले लें।
चले आगे बढ़ते हैं। यस, देखो यहां से हमें एक टेराकोटा, टेराकोटा ये मिट्टी है, टेराकोटा मिट्टी है से निर्मित, टेराकोटा मिट्टी से निर्मित हमें एक वृषभ, वृषभ की आकृति मिली। वृषभ की आकृति बोल दो या मूर्ति बोल दो, ये हमें यहां से मिलती है। अब इंपॉर्टेंट क्या है भैया इसके अंदर, कि क्या इंपॉर्टेंट है? टेराकोटा मिट्टी से मिलती है, वृषभ की आकृति मिलती है, महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण सबसे बड़ी चीज यह है कि इसकी जो शैली थी, इसकी जो शैली थी, उस शैली के अनुसार इसको संज्ञा दी है हमने बनासियल, बनासियल बुल, बनासियल बुल, वृषभ, वृषभ जानते हो आप, बैल, तो हमने ये संज्ञा इसको दी है। और एक बार क्वेश्चन आया है कि हमें बनासियन बुल, तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं थी। जहां बनास शब्द आ जाए ना, कुछ भी पूछे, बनासियन काऊ भी पूछ लेना, तब भी आंसर ये लगाना है। बनासियन शब्द लगाकर या बनास लगाकर यदि कोई भी चीज पूछ ली जाती है राजस्थान की सभ्यता में, बिना दिमाग लगाए एक ही नाम लिखना है, और वो नाम है आहड़। क्या नाम लिखना है? आहड़ की सभ्यता का क्वेश्चन है, डेफिनेटली ध्यान रख लेना। इस क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग लगाने की कतई जरूरत नहीं है, सोचना ही नहीं है, आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये हमारे लिए फिर इंपॉर्टेंट हो गया। यहां से हमें टेराकोटा मिट्टी से निर्मित क्या मिली? वृषभ की आकृति मिली, और हमने उसका नाम दिया बनासियन बुल। चलें आगे बात करते हैं, कुछ अन्य विशेषताओं की बात करेंगे जो डेफिनेटली क्वेश्चन तो नहीं पूछे जा रहे हैं। जहां से क्वेश्चन आते हैं, सबसे बड़ा ताम्र नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, ताम्रवती के नाम से किसे जाना जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन अच्छा, लाइव स्ट्रीमिंग नहीं चल रही क्या? हाँ, ओके, थैंक यू। तो हमारे सामने जो क्वेश्चन बनकर आता है वो जो थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब कुछ क्वेश्चन जिनके आने की संभावना वैसे नगण्य है, लेकिन हमें पढ़ना उनका बहुत आवश्यक है। हम उनको जानेंगे कौन कौन से ऐसे और भी तथ्य हमें यहां से मिलते हैं, इस सभ्यता से हमें मिलते हैं। तो देखना, सबसे बड़ी चीज थी यहां से प्रचुर मात्रा में तांबा मिला है, तो इन तांबा को गलाने की भट्टियां हमें यहां से मिली। तांबा गलाने की भट्टियां अगर आपसे पूछी जाती है तो हमें भट्टियां मिली। तो हमारे पास ये क्वेश्चन हो गया कि भैया तांबा गलाने की भट्टियां किस सभ्यता से मिलती है, तो तांबा निकला है, तो यहां से हमें क्या मिलेगी? भट्टियां भी हमें यहां से मिल जाएगी। अब देखना, दूसरी चीज है, कुछ ऐसे जल के पात्र मिले, जल पात्र, और ये जो जल पात्र थे ये बिना हत्तों वाले थे। कैसे थे? बिना हत्तों वाले, हत्ते नहीं थे, मतलब पकड़ने के बिना हत्तों, हत्ते वाले जल पात्र यहां से हमें मिलते हैं। पकड़ने का उनका कोई साधन यहां पर नहीं हुआ करता था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ध्यान देना, यहां से कुछ ईंटों से निर्मित, ईंटों से निर्मित नालियां, नालियां, मकान के प्रमाण मिलते हैं, के प्रमाण मिलते हैं, जो सब जगह से मिले, ज्यादा डिफरेंस यहां पर नहीं आता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि ये लोग जो खाद्यान्न फसल थी, ये
खाद्यान्न फसल के रूप में, खाद्यान्न फसल के रूप में किसका प्रयोग करते थे? गेहूं का प्रयोग करते थे। गेहूं, ज्वार इत्यादि का प्रयोग करते थे। गेहूं ज्वार का प्रयोग करते थे, प्रयोग करते थे। नेक्स्ट देखना, अगर बात करते हैं इनमें तो हमें कुछ यहां से बांस की चटाइयां मिली। बांस की चटाइयां, जो चटाई हम जानते हो ना, बांस की चटाइयां, और इन बांस की चटाइयों पर मिट्टी का लेप हो रहा है। किसका लेप हो रहा है? मिट्टी का लेप। मिट्टी का लेप इन चटाइयों पर हो रहा है। तो ये सभी चीजें हमें अन्य विशेषताओं में अगर हम बात करते हैं तो इनको पढ़ सकते हैं, अन्य विशेषताएं। विशेषताएं तो देख लीजिएगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। चले, अंत में हमारे पास एक चीज आती है कि यार ये सभ्यता नष्ट कैसे हुई होगी। इसके विलुप्त होने के कारण, सभ्यता के विलुप्त होने के कारण, विलुप्त होने के कारण, होने के कारण की बात करें तो हमारे राजस्थान के बहुत बड़े इतिहासकार हैं गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा, इनका मानना है कि यह सभ्यता संभवतया, देखो बात होती है संभवतया की, कंफर्मेशन नहीं है क्योंकि ये वहां नहीं है, ये साक्ष्यों के आधार पे, एविडेंस के आधार पर बोल रहे हैं। संभवतया यह सभ्यता किससे नष्ट हुई? कि बाढ़ से नष्ट हुई होगी, बाढ़ से नष्ट हुई होगी। संभवतया यह सभ्यता भूकंप से नष्ट हुई होगी। भूकंप के साक्ष्य यहां से नहीं मिले, लेकिन हमने ऐसा बोल दिया कि यह सभ्यता संभवतया बाढ़ से या भूकंप से नष्ट हुई होगी। यह ज्यादा प्रबल दावेदार नहीं है, लेकिन संभावना जताई जा सकती है, संभावना। तो यह इसका एक विलुप्त होने का कारण है, और ऐसे क्वेश्चंस पूछे तो नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी आप इसको देख सकते हैं। चले, हमारी आहड़ की सभ्यता कंप्लीट होती है। कोई क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में आता है, हाँ भूकंप, बाढ़, बहुत बढ़िया। भूरी सिंह जी बोल रहे हैं गेहूं जो चावल की खेती करते थे, बिल्कुल सर, गेहूं जो चावल के साक्ष्य मिले इन सभ्यताओं से, शाबाश। यस, जो चावल, बनासियल बुल, बिल्कुल बनासियल बुल, ठीक है। बनासियल शब्द जहां भी आ जाए आपको क्या लगाना है? क्या लगाना है आपको? बनासियल शब्द जहां भी आ जाता है आपको आहड़ लगाना है, बिना सोचे समझे आपको आहड़ शब्द उसके आगे लगा देना है, टेंशन करते नहीं लेना है। संयुक्त परिवार के बिल्कुल साक्ष्य मिलते हैं। रामचरण जी गुजर, राम राम साहब, बहुत बढ़िया। चलो जुड़ जाइए, आप लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है और ये बना रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल, हाँ शाबाश। चलें आगे बढ़ते हैं, एक बार पूरा रिवाइज करते हैं पूरी सभ्यता को। ये स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। पूरी सभ्यता को रिवाइज करते हैं, देखना, शुरू से देखते हैं। ये हमने प्रारंभ की थी आहड़ की सभ्यता, फटाफट 2 मिनट के अंदर रिवाइज करेंगे इसका, आहड़ की सभ्यता। अब आहड़ की सभ्यता की बात करें, अगर आपसे स्थान पूछा जाता है तो आपका याद रखना है कौन सा? आहड़ गांव। और आहड़ गांव कहां है? उदयपुर के अंतर्गत है। उसके बाद अगर आपसे नदी की बात की तो नदी कौन सी है? आयड़ नदी या बेड़स नदी के नाम से इसको जाना जाता है। और आयड़ ये उदय सागर झील में गिरने के पश्चात ये पहले आयड़ है, बाद में वहां से कौन सी निकलती है? बेड़स नदी के रूप में निकलती है। खोज देखो 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा की गई है। उसके बाद खुदाई कार्य 1956 में रत्नचंद्र अग्रवाल करते हैं। फिर
1961 में ये पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं HD सांकलिया, हसमुख धीरज लाल सांकलिया, ये इसका खुदाई कार्य करते हैं। इनसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं। आपका सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला कि किस नदी के किनारे है, किसके बाद है। चलें आगे बढ़ते हैं। फिर हमने विशेषताएं देखी थी, तो सबसे बड़ी विशेषता है कि आज से कितने साल पुरानी, 4000 वर्ष प्राचीन सभ्यता है। और मैंने आपको बताया कि लगभग 2000 BC, लगभग क्या है 2000 BC की सभ्यता है। और हमने क्या कहा, इस सभ्यता को बनास सभ्यता या बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, बनास सभ्यता या बनास संस्कृति के नाम से भी इसको जाना जाता है। 10वीं सदी और 11वीं सदी का जो शिलालेख है, शिलालेख का नाम क्या है, आहड़ शिलालेख। क्या नाम है, आहड़ शिलालेख। इस आहड़ शिलालेख के अनुसार इस आहड़ सभ्यता को क्या नाम दिया गया, आघाटपुर या आघाग्रपुर की सभ्यता के नाम से जाना गया है। उसके बाद ये मध्यकाल भी हो सकता है। इसके बाद हमने देखा था कि भैया इसके अलग अलग करके हमने वैरायटी में देखा था कि भैया प्राचीन काल में किस नाम से जानते हैं। तो प्राचीन काल में देखो साथियों, ताम्र नगरी और ताम्रवती के नाम से हमने इसको जाना है। उसके बाद बात की थी मध्यकाल में किस नाम से जानते हैं, तो मध्यकाल में इसको आघाटपुर और आघाग्रपुर की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। फिर हम बात करते हैं वर्तमान में किस नाम से जानते हैं, तो वर्तमान में हमारे पास है धूलकोट की सभ्यता के नाम से जानते हैं। स्थानीय लोग इस क्षेत्र को धूलकोट के नाम से भी पुकारते हैं। तो इस सभ्यता को इस नाम से भी जाना जाता है। प्रचुर मात्रा में तांबा मिला तो ताम्र नगरी बोल दिया। और 10वीं सदी के आहड़ शिलालेख के अनुसार इसको हमने क्या नाम दे दिया, आघाटपुर या आघाग्रपुर की सभ्यता हमने इसको नाम दे दिया। इसके बाद बात करते हैं, यहां अन्न भंडारण की विशेषताओं में बात चल रही है। अन्न भंडारण को कोठे और गोरों में करते थे। मिट्टी की कोठियां बनी होती थी, जो जमीन के ऊपर थी उनको कोठे कहा और जो जमीन के नीचे थी उनको गोरे नाम हमने दिया है। इसके बाद बात करते हैं, हमारे पास देखना यहां चूल्हे मिले हैं, चूल्हे के प्रमाण मिलते हैं जिसपे खाना बनाया जाता है। आज भी गांव में चूल्हे पे खाना बनता है। देखो गैस तो आ चुका है, उज्ज्वला योजना का भरपूर फायदा लोग उठा रहे हैं, लेकिन गांव में ध्यान देखो, उज्ज्वला योजना की सबसे बड़ी कमी ये रही है कि उन्होंने सिलेंडर तो दे दिया गांव के अंदर, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं कि सिलेंडर को भरा सके। ये बहुत विडंबना है। सरकार की योजनाओं की कई बार ऐसी विडंबना होती है कि योजना ऊपर के लेवल से तो लागू हो जाती है, लेकिन ग्रास लेवल पर वो लागू नहीं हो पाती है और वो तथ्य केवल आंकड़ों में कैद रह जाते हैं, केवल पेपरबाजी हो जाती है, लेकिन हकीकत नहीं होती। इसलिए जब भी कभी कोई नेता अगर भाषण देता है ना, तो उसको जनता की असलियत का पता ऊपर से नहीं लगेगा। जनता के बीच में जिस दिन आकर खड़ा होगा ना, उसको तब पता चलेगा कि वास्तव में जनता कितनी दुखी होती है। वास्तव वहां 1 रुपया रिलीज करेंगे तो यहाँ 25 पैसे पहुंचते हैं साहब। ये आलम है हमारे तंत्र का, लेकिन हम इस पर बात नहीं करना चाहेंगे, कोई मतलब नहीं है। तो देखना चूल्हे के प्रमाण मिलते हैं, और चूल्हा 1 या 2 मिले तो कोई टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन 6 चूल्हे मिल गए तो टेंशन लेने की बात है भाई, क्योंकि यहाँ संयुक्त परिवार प्रथा थी, यहाँ एकल परिवार प्रथा नहीं थी। और आज भी गांव में देखना 2-2, 3-3 पीढ़ियां एक साथ रह रही है, तो यह संयुक्त परिवार प्रथा का बहुत अच्छा प्रमाण हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद बात करते हैं, हमने देखो यहाँ धूपदानी मिली हमें, या दीपक कहा। ये दीपक अगर बनासियन शैली के हैं तो हमने कहा ये आहड़ के निश्चित रहे होंगे, लेकिन विशेषता इनमें एक चीज मिल गई, और ये विशेषता थी ये यार ईरानियन शैली के थे, और ईरानियन शैली का था तो इसका मतलब हमारा संबंध ईरान से था। हमारा संबंध किससे है, ईरान से है, ध्यान देना। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, यहां पर हमें 6 तांबे की मुद्राएं मिली। तांबे की मुद्रा मिलना बड़ी बात नहीं थी। 6 तांबे की मुद्रा मिलती है, कोई बड़ी बात नहीं है। 3 मिट्टी की मिली है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या आती है कि साहब एक मुद्रा पर एक तरफ त्रिशूल का चित्र अंकित था और दूसरी तरफ यूनानी देवता अपोलो का चित्र अंकित था। ये बड़ी विशेषता थी। यूनानी देवता अपोलो का चित्र अंकित था, इसका मतलब हमारे संबंध किनसे थे, हमारे संबंध किनसे हैं, यूनानियों से हमारे संबंध है। लिखा हुआ है यूनानियों से हमारे संबंध। देखते हैं आगे क्या हुआ। आगे देखना, आहड़ की सभ्यता से में टेराकोटा मिट्टी से निर्मित वृषभ की आकृति की मूर्ति मिली साहब। वृषभ बैल का प्रतीक चिन्ह हमें यहां से मिलता है, और हमने क्या कहा, बनासियन बुल इसको नाम दे दिया। संज्ञा
संज्ञा यानी नाम। क्या होता है संज्ञा? संज्ञा किसे कहते हैं? आपने बचपन में पढ़ा होगा ना, कक्षा 2, 3, 4, 5, 6 जब भी पढ़ा होगा, संज्ञा पढ़ा होगा। हर अध्यापक ने आपको हिंदी में संज्ञा पढ़ाया होगा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। आपको बहुत अच्छे तरीके से रटाया भी होगा। लेकिन मैं बताता हूं, संज्ञा देखते ही किसी का नाम अगर आपके मुंह पे आ जाता है, संज्ञा है भाई। मार्कर, बोर्ड, आइकन, लाइट, कैमरा, पर्दे, बोलते ही नाम आ गया तो संज्ञा है। मतलब आप जिसका नाम ले दो सब संज्ञा है। ये मेरी परिभाषा है, हिंदी की परिभाषा नहीं, टेंशन मत लेना, है ना। हो सकता है हिंदी वाले नाराज हो जाएं कि साहब ये भी कोई संज्ञा की परिभाषा है। मेरा हिंदी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन और आपने देख लिया कई बार मैं लिखते समय गलतियां कर देता हूं, तो आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। जीके में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका नंबर वैसा का वैसा आएगा। आगे बात करते हैं। चले देखो, अन्य विशेषताओं में यहां तांबा गलाने की भट्टियां मिली है। देखो, तांबा मिल रहा है तो भट्टियां भी होगी। तांबा निकाला नहीं जाता था, ये लोग आयात करते थे। कहां से करते थे आपको अच्छी तरह पता है, खेतड़ी झुंझुन से तांबा आयात किया करते थे। जलपात्र मिले, बिना हत्ते वाले थे। अगर हत्ते वाले होते तो हम लिखते ही नहीं, कोई टेंशन नहीं लेनी थी। ईंटों से निर्मित नालियां, मकान के प्रमाण हमें यहां से मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खाद्यान्न फसल के रूप में ये गेहूं, ज्वार, जौ इनका प्रयोग करते थे। जो चावल, ब्रीही, ये सब इनका प्रयोग था। ठीक है। बांस की चटाइयां मिली। बांस की चटाइयां मिलना विशेष नहीं था, लेकिन इनके ऊपर मिट्टी का लेप किया गया है। ये थोड़ा सा यार अलग से विशेषता हमें बना देता है। उसके बाद बात करते हैं हमारे पास सभ्यता के विलुप्त होने का कारण। सभ्यता का विलुप्त होने का कारण गोपीनाथ शर्मा ने दिया और यह कहा कि ये बाढ़ से नष्ट हुई होगी। किससे नष्ट हुई? बाढ़ से नष्ट हुई होगी। और यहां भूकंप से नष्ट होने के प्रमाण हमें मिलते हैं। इस चीज का ध्यान रखना, ये हमने लिखा। और हमें ये केवल संभावना जताई गई कि संभवतया ऐसा हुआ होगा। हमारी आहड़ की सभ्यता कंप्लीट है। कोई भी क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में आता है तो आप देख लीजिएगा, बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। चलें, आज की क्लास का यहीं समाप्ति करते हैं। और कुछ बच्चों से निवेदन है कि मैं आपकी ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाला था, आज शेड्यूल नहीं हो पाई। हाँ, टेक्निकल की क्लास कब से हैं? टेक्निकल वाले सर आएंगे, ध्यान रखना। अभी संभवतया उनसे बात हुई है तो वो आ रहे हैं। उनके स्टूडियो में थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही, तो यहाँ इस स्टूडियो में शूट करने के लिए आएंगे वो, मेरी बात हुई है। चलो तब तक अपन आप बने रहना 5 मिनट 2 मिनट के लिए, मैं पानी पी लेता हूँ और उसके बाद फिर अपन इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। बाकी मैं एक बार स्ट्रीम को ऑफ करूँगा और दोबारा ऑन करूँगा, आप जुड़ जाना, ध्यान रखना इस चीज़ से।